मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आशुतोष क्लासेस। क्लास 9th का ये जो साइंस है उसमें आपको मैंने अणु तक पढ़ाया था। ठीक, यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया था कि अणु क्या है। आज उसके आगे की तत्वों के अणु क्या होते हैं, एलिमेंट के एटम्स क्या होते हैं। तो किसी भी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं द्वारा संरचित होते हैं, जैसे आर्गन, हीलियम, ये सभी चीजें। ठीक, बहुत सारे एलिमेंट है, आप सारे एलिमेंट्स का नाम ले सकते हैं। आर्गन, हीलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और फ्लोरीन, क्लोरीन, ऐसे जितने भी आपके एलिमेंट हैं वो पूरे आप नाम ले सकते हैं। तो अनेक तत्वों के अणु उसी तत्व के केवल एक परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं। ठीक, जैसे कि ऑक्सीजन अणु दो ऑक्सीजन परमाणुओं से बनता है। ऑक्सीजन अणु जो है दो ऑक्सीजन, जैसे हम एलिमेंट के रूप में लिखेंगे तो केवल O लिखते हैं। ठीक, अगर दो ऑक्सीजन को यानी O और OH मिला दिया जाता है तो आप इसे लिख सकते हैं O2 ऐसे। ठीक, यानी ऑक्सीजन कह रहा है कि जब दो परमाणु ऑक्सीजन के मिलते हैं तो क्या होता है, एक अणु का निर्माण होता है। ऑक्सीजन अणु दो ऑक्सीजन परमाणुओं से बनता है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, द्विपरमाणु ऑक्सीजन कहते हैं। सामान्यतः दो के स्थान पर आप तीन ऑक्सीजन परमाणु परस्पर संयोग करा सकते हैं, ओजोन बन जाएगा। ठीक, इसी तरह से यौगिक के अणु भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में, भिन्न मतलब डिफरेंट टाइप के जो मॉलिक्यूलर होते हैं, डिफरेंट टाइप के जो मॉलिक्यूलर होते हैं उन्हें क्या करेंगे, एक फिक्स्ड रेशियो में जब आप मिला लेते हैं या कॉम्बिनेशन कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, तो उनके कंपाउंड्स, उनके यौगिक जो होते हैं एक मोल का निर्माण करते हैं या एक मोल बनाते हैं। जैसे कि देखेंगे यहाँ पर, जैसे जल की बात करते हैं तो जल की जब हम बात करेंगे तो आपको पता है कि जल का ये होता है आपका H2O। जल का क्या होता है, H2O। अब इसमें जो ये H2O आया है, H2O में हाइड्रोजन आपको दिख रहा है और क्या दिख रहा है, ऑक्सीजन दिख रहा है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दिख रहा है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जब कॉम्बिनेशन हुआ, यानी हाइड्रोजन परमाणु का और ऑक्सीजन परमाणु का जब कॉम्बिनेशन होता है तो हमारा क्या बनता है, जल बनता है। लेकिन इनका एक फिक्स रेशियो होगा, इनको एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है। तो जब एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो ये कैसे बनता है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है वो हमारा क्या होता है, 1:8 के रूप में होता है। सेम कंडीशन NH3 अमोनिया, अगर आप अमोनिया को बनाते हैं तो इसमें कौन से दो एलिमेंट हैं आपके, एक नाइट्रोजन है और एक आपका हाइड्रोजन है। यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जब कॉम्बिनेशन हुआ तो क्या बन गया, अमोनिया बन गया। लेकिन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन किस रेशियो, इनका द्रव्यमान अनुपात क्या होगा, मास रेशियो क्या होगा। तो यहाँ पर नाइट्रोजन रेशियो जब हाइड्रोजन आप करते हैं तो इनका रेशियो जो होता है वो 14:3 होता है। ठीक, उसके बाद जैसे आप कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जांपल ले लीजिए, CO2 का, तो CO2 में भी आपको पता ही है कि कार्बन है और ऑक्सीजन है, लेकिन इनका मास रेशियो कितना हो गया, यानी द्रव्यमान अनुपात कितना हो गया, तो ये कार्बन आपका 3 हो गया और आपका ये 8 हो गया। ये आता कहाँ से है, शुरुआत से देखिए। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर आपको पता ही है कि 1 होता है। ठीक, और ऑक्सीजन का आपको पता है कितना होता है, एटॉमिक नंबर 8 होता है। तो इन्हीं दोनों का जो रेशियो आया है आपका वो क्या हो गया, 1:8 हो गया। ऐसे ही नाइट्रोजन का आप देखेंगे तो नाइट्रोजन का आपका कितना हो जाता है, 7 हो जाता है। तो हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाता है। इस तरह से तो यहाँ पर ये देखना है कि जब इसका मास नंबर लिखेंगे तो 7 दूना 14 हो जाता है और इसके 3 अणु हैं तो आपका 3 का गुणा हो गया, ये हो गया 14 रेशियो कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। इस तरह से हम जब किसी भी एलिमेंट्स को एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं, किसी भी तत्व को एक निश्चित अनुपात में, किसके, द्रव्यमान के एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो आपका एक यौगिक बनता है, कंपाउंड बनता है। ठीक, क्लियर हो गया। तो हाइड्रोजन देखिए यहाँ पर भी लिखा है
कि वाटर को यानी जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ जब कॉम्बिनेशन किया गया, मिलाया गया एलिमेंट्स को, किस रेशियो में, मास रेशियो में 1:8 यानी 1:8 के द्रव्यमान अनुपात में मिलाया गया तो जल का निर्माण हुआ। सेम ऐसे ही अमोनिया का NH3 में आपके कौन से कॉम्बिनेशन एलिमेंट्स हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का मास रेशियो कितना है यानी द्रव्यमान अनुपात कितना है, 14:3। तो 14:3 में मिलाया गया तो आपका अमोनिया मिल गया। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, इसमें कौन कौन से एलिमेंट का कॉम्बिनेशन है, कार्बन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन है। द्रव्यमान अनुपात कितना है, 3:8 हो गया। तो इस तरह से हम यौगिक का निर्माण करते हैं। इसके बाद आप इसी में देखेंगे कि कैसे कैसे ये रेशियो बनाया गया है। ठीक, देखिए एलिमेंट H और ऑक्सीजन है यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, द्रव्यमान अनुपात 1:8 है। ठीक, और परमाणु द्रव्यमान कितना है, परमाणु द्रव्यमान का मतलब उसका परमाणु भार कितना है। ठीक, जैसे इसका एक हाइड्रोजन का तो फिक्स है, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों सेम होता है। ठीक, हाइड्रोजन का जो है वो एटॉमिक नंबर 8 होता है यानी परमाणु क्रमांक 8 होता है, इसका एटॉमिक मास यानी द्रव्यमान संख्या जो होगी वो 16 हो जाएगी। नाइट्रोजन का ऐसे ही आपका 7 होता है, एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान इसका कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो ऐसे एक निश्चित अनुपात में इसे मिलाया जाता है तो हमारा क्या मिल जाता है, आपका 2:1 के रूप में मिल जाता है। इस तरह से जब एटॉमिक मास का रेशियो देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो ये 8 है, ये 16 है, इन दोनों का रेशियो 1:2 आया, इन दोनों का रेशियो 1 आया, तो 1:1/2 करेंगे तो 2 रेशियो कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। इस तरह से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रेशियो जो है वो 2:1 हो गया। अब आते हैं आयन क्या होता है। आयन क्या होता है, जब हम कोई मेटल्स या नॉन मेटल्स, ठीक, या मेटल्स और नॉन मेटल्स के कंपाउंड को जब क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन करते हैं, यानी धातु एवं अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से बने होते हैं और इन आवेशित कणों को आयन कहते हैं। यानी जब धातु एवं अधातु युक्त यौगिक, धातु और अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से बने होते हैं, यानी मेटल्स और नॉन मेटल्स जो होते हैं कंपाउंड, जब वो चार्ज एटम से मिले होते हैं तो इन्हें आवेशित कणों को हम क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। यानी ये चार्ज युक्त जो आपके कण होते हैं उसी को हम आयन कहते हैं। आयन एक आवेशित परमाणु अथवा परमाणुओं का एक ऐसा समूह होता है जिस पर नेट आवेश विद्यमान होता है। यह ऋण आवेश अथवा धन आवेश होते हैं। यानी 2 प्रकार के आपके चार्ज होते हैं, एक आपका निगेटिव होता है, एक आपका पॉजिटिव होता है। तो जैसे जैसे हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो आपके क्या कहलाएंगे, आयन कहलाएंगे। ठीक, क्लियर है, पता चल गया कि आयन क्या होते हैं। किसी भी धातु या अधातु के यानी किसी मेटल्स या नॉन मेटल के कण पर जो आवेश लगाया जाता है धन और ऋण का यानी पॉजिटिव या निगेटिव का, उसी को हम क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। ठीक, तो यह प्लस और माइनस यानी ऋण आवेशित या धन आवेशित होते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम आपसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने कह दिया कि सोडियम क्लोराइड, ये आपका एक कंपाउंड है, यौगिक है सोडियम क्लोराइड, जिसे हम साधारण नमक के नाम से जानते हैं यानी कॉमन साल्ट। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए कॉमन साल्ट का केमिकल फार्मूला क्या होता है तो आप NaCl बोलेंगे, जिसे हम साधारण नमक के नाम से जानते हैं यानी इसी को हम सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं। अब इसमें आता है कि कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव चार्ज होगा। तो पॉजिटिव निगेटिव चार्ज की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि कैसे हमारा पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज आपको मिल सकता है। तो पॉजिटिव निगेटिव चार्ज की जब बात करेंगे हम यहाँ पर, तो आपको पता है कि ये सोडियम और ये हमारा क्लोरीन हो गया और इसका एटॉमिक नंबर आपका 17 होता है इसका। ठीक, ये 17। तो जब आप इसको बनाते हैं तो 281 ऐसे लिखते हैं 11, और इसको जब लिखेंगे तो 287, 8 2 10 7 17 और वो 11 हो गया। तो इसके बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, जैसे सोडियम वाले में 1 आया और क्लोरीन वाले में 7 आ गया।
जब हम इसका लुईस पॉइंट मिलाते हैं, लुईस पॉइंट जैसे देख लीजिए NaCl हमने कहा तो सोडियम लिखकर इसके बाहतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 1 है। ऐसे ही क्लोरीन लिख देंगे, इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 7 है। ऐसे 3 3 6 1 7 7 हो गया। और मुझे ये भी पता है कि जब किसी इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है तो जिसको सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है वो हमेशा डोनर होता है, मतलब वो दाता होता है, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को दान करता है। तो सोडियम को कितना चाहिए अपना अष्टक पूरा करने के लिए, यानी 8 इलेक्ट्रॉन लाने के लिए इसे अपने 7 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ेगी, जबकि क्लोरीन को कितने की जरूरत है, केवल 1 की है। तो ये क्या करता है कि अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। तो सोडियम देने का काम कर रहा है, दाता है, डोनर है। जितने इलेक्ट्रॉन ये देता है उसके ऊपर उतने ही चार्ज हो जाते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो 1 धन आवेश हो जाएगा, और ये जितना इलेक्ट्रॉन लेगा इसलिए ये क्या हो जाता है, ग्राही हो जाता है, यानी ग्रहण करने वाला हो जाता है, लेने वाला होता है। इसलिए इसे हम क्या लिखेंगे, निगेटिव लिखेंगे। तो हमारा यहाँ पर चार्ज आपको पता चल गया, सोडियम के ऊपर 1 धन आवेश और क्लोरीन के ऊपर 1 ऋण आवेश। तो आयन, इसी को हम आयन बोलते हैं। तो सोडियम पे क्या है, पॉजिटिव आयन है, और क्लोरीन पे क्या है, निगेटिव आयन है। जितने इलेक्ट्रॉन देगा उतने ही आप प्लस माइनस का सिंबल लगाएंगे। प्लस माइनस का सिंबल, जैसे मान लीजिए ये जो है क्या कर रहा है, उधार ले रहा है, तो उधार लेने का मतलब वो ऋणी हो रहा है, ऋणी हो रहा है, तो ऋणी का मतलब निगेटिव सिंबल हो जाएगा। और देने वाला तो हमेशा पॉजिटिव होता है, धन होता है उसके पास तभी तो देगा, इसलिए क्या है, धन आवेशित हो जाएगा। जितना आप इसको देंगे उतना ना उधारी रहेगा। तो ये 1 इसको दे रहा है इसलिए 1 ऋण आवेश, और ये 1 देने का काम कर रहा है, दाता है, इसलिए 1 पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, यानी 1 पॉजिटिव 1 निगेटिव चार्ज। यही जो चार्ज लगाए गए हैं ऊपर, इसी को हम क्या कहते हैं, आयन कहते हैं, यानी 1 पर प्लस और 1 पर माइनस हो जाता है। क्लियर हो गया, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋण आवेश आप जान गए, ऋण धन आवेश जान गए। रासायनिक सूत्र लिखने की जब बात आएगी, रासायनिक सूत्र का मतलब ये हुआ कि केमिकल फार्मूला जब आप लिखेंगे तो केमिकल फार्मूला लिखने का तरीका क्या होता है, कैसे आप लिख सकते हैं इन चीजों को। तो रासायनिक सूत्र लिखने के लिए किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र जो होता है उसके संघटक का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। यानी किसी भी, जैसे हमने यहाँ साधारण नमक का ये सूत्र लिखा कॉमन साल्ट का, तो हमें कुछ एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है। जब एलिमेंट्स रहेगा उन्हीं का कॉम्बिनेशन कराते हैं तभी तो कोई केमिकल फार्मूला बनता है, यानी तभी कोई रासायनिक सूत्र बनता है। तो यहाँ सोडियम और क्लोरीन का कॉम्बिनेशन कराया गया तो सोडियम क्लोराइड बन गया। तो यही हमारा क्या कहलाया, साधारण नमक कहलाता है, ठीक। यानी भिन्न भिन्न यौगिकों के रासायनिक सूत्र जो होते हैं वो सरलता पूर्वक लिखे जा सकते हैं। जैसे किसी भी तत्व की संयोजन शक्ति, यानी उसकी किसी भी एलिमेंट की जो होती कॉम्बिनेशन पावर जो होता है उस तत्व की क्या कहलाती है, बैलेंसी कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। और किसी एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणुओं के साथ किस प्रकार से संयुक्त होकर एक रासायनिक यौगिक का निर्माण करते हैं, ठीक। जैसे देखिए यहां पर हमने कुछ एलिमेंट्स को दिखाया है। यहां पर देखिए ये हमारे आयन का नाम है कि सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, कॉपर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, आयन, ठीक। और इनके ये एलिमेंट्स के क्या हैं, सिंबल हैं, प्रतीक हैं, संकेत हैं। सोडियम, पोटेशियम सबके ऊपर चार्ज भी दिखाया गया है कि किस पर कितना चार्ज है। उसके बाद ये अधात्विक तत्व हैं, ठीक। अधात्विक का मतलब अधातु वाले एलिमेंट हो गए, यहाँ पर हाइड्रोजन, हाइड्राइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ऑक्साइड, सल्फाइड, नाइट्राइड हो गए। संकेत में आ जाइए, इसके भी वही एलिमेंट्स के दिखाए गए हैं प्रतीक। और यहाँ बहुपरमाणु का मतलब हुआ जब एक से ज्यादा एलिमेंट आ जाते हैं, जैसे अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आ गया, हाइड्रोक्साइड में OH आ जाता है, नाइट्रेट में NO3 आ जाता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट में HCO3 आ जाता है, कार्बोनेट में CO3, सल्फाइड में SO3, सल्फेट में SO4, फास्फेट में PO4 आ जाता है। इसे हम बहुपरमाणु आयन के नाम से जानते हैं, ठीक।
तो इस तरह से हमें पता है कि जब मनुष्य होते हैं उनकी 2 भुजाएं होती हैं, लेकिन ऑक्टोपस में देखे होंगे 8 होता है। यानी जो ह्यूमंस हैं उसमें कितने हैंड हैं? 2 हैं। लेकिन ऑक्टोपस को अगर आप देखेंगे तो ऑक्टोपस में क्या होते हैं? 8 हो जाते हैं, यानी 8 हो जाती हैं। तो 8 हो गए तो बहुपरमाणुक हो गया, और 2 है तो द्विपरमाणुक हो गया। ठीक, तो ऑक्टोपस की एक भुजा मानव की केवल एक भुजा पकड़ सकती है। अगर ऑक्टोपस हमें पकड़े तो क्या होगा? एक ठो से केवल एक पकड़ाएगा, 2 ठो से दोनों पकड़ा जाएगा। तो इस तरह से 8 भुजाओं मानवों की दोनों भुजाओं के साथ प्रयुक्त हो जाती हैं। इस तरह से जैसे ऑक्टोपस का एग्जाम्पल दिया गया, इसी तरह से आयन की संयोजकता अथवा आवेश संतुलित होना चाहिए। हाँ, ये देखिए क्या है, कह रहा है कि आयन की संयोजकता अथवा आवेश संतुलित होना चाहिए जब एक यौगिक किसी धातु एवं अधातु के संयोग से निर्मित होता है। तो धातु के नाम अथवा उसके प्रतीक को रासायनिक सूत्र में पहले लिखते हैं। पहले कह रहा है कि आयन की संयोजकता। आयन की संयोजकता का मतलब देखिए, यहां पर अभी हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको करके दिखाया है। जैसे ऑक्सीजन का 8 होता है तो आप इसे 2,6 लिख सकते हैं। इससे पहले भी हमने आपको बताया है कि ऑक्सीकरण संख्या यानी ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है। कैसे निकालते हैं? ये 6 आया तो अगर बाहर वाले ऑर्बिटल्स में 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन हैं तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी दोनों वही ही होता है। 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4 लिख देंगे। लेकिन जैसे ही 4 से अधिक होता है, 5, 6, 7 आता है, तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए उस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को 8 घटा देंगे तो -2 आ गया। तो -2 क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर है। अगर हमको वैलेंसी निकालना है, संयोजकता निकालना है, 8 - 6 कर देंगे, प्लस का 2 हो जाएगा। यानी इसकी संयोजकता जो होगी ऑक्सीजन की 2 होगी और ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो जाएगी? -2 हो जाएगा। इस तरह से हम ऑक्सीजन की वैलेंसी या ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हैं। सरल यौगिकों के सूत्र कैसे लिखना है आपको? वैलेंसी पर ही डिपेंड करता है। ठीक, अभी हमने जैसे हाइड्रोजन का बताया, हाइड्रोजन का 1 होता है। ठीक, अगर हम क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन का आप 2, 8, 7 लिखते हैं। इसके बाह्यतम कोश में कितने हैं? 7 हैं। इसके बाह्यतम कोश में कितने हैं? 1 है। अगर हम इसकी ऑक्सीजन संख्या बन, जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन का हमें सूत्र बनाना है, फार्मूला बनाना है, इसका हाइड्रोजन वाले का तो कंफर्म हो गया, कितना है? 1 है। ठीक, इसकी बैलेंसी कितनी है? 1 है। इसकी बैलेंसी भी निकालेंगे तो कितनी होगी? 1। 8 - 7 करेंगे 1 हो जाएगा। फिर ऐसे क्रॉस मल्टीपल कर देना है आपको। तो जब क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ऐसे H1Cl1 आएगा, तो ये 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ये क्या बन गया आपका? HCl बन गया, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया। ऐसे ही आप कार्बन टेट्राक्लोराइड का निकाल सकते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड का निकाल सकते हैं। अब जैसे सल्फर की बात करते हैं तो सल्फर का 16 होता है, तो ये 2, 8, 10, 10, 6, 16 हो गया। ठीक, जब इसको आप 8 - 6 करेंगे तो कितनी बैलेंसी इसकी आ गई? 2 आ गई। हाइड्रोजन हो गया, सल्फर हो गया। हाइड्रोजन का 1 आया, सल्फर का कितना आया? 2। क्रॉस मल्टीपल कर देंगे तो क्या बन जाएगा? H2S बन जाएगा, यानी हाइड्रोजन सल्फाइड बन जाएगा। इसके अलावा मान लीजिए कार्बन टेट्राक्लोराइड का लिखना है, CCl का लिखना है। ठीक, CCl का लिखना है तो कार्बन का कितना होता है? कार्बन का आपको पता है 6 होता है, तो 2, 4 लिखेंगे। 8 में से 4 को घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 4 हो जाएगा। और क्लोरीन का तो अभी निकाले ही है, 1 आया। ऐसे क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो CCl4 हो जाएगा, इसे हम कार्बन टेट्राक्लोराइड के नाम से जानते हैं। तो क्लियर हो गया। ऐसे ही आपको किसी भी सूत्र का आप निकाल सकते हैं। ठीक, अगर मान लीजिए बहुपरमाणुक है, बहुपरमाणुक है तब कैसे निकालेंगे? बहुपरमाणु के लिए जैसे दूसरा कोई एग्जांपल आपको देते हैं, कैल्शियम, कैल्शियम का और OH का ऐसे कॉम्बिनेशन अगर करते हैं तो कैल्शियम का आपको अभी निकाला गया है। ठीक, कैल्शियम वाले का आप निकालेंगे तो कैल्शियम का 2 आ जाता है, और कैल्शियम का 2 है, इसका प्लस का 2 हो जाता है और इसका 1 हो जाता है। तो जब ऐसे गुणा करेंगे तो CaOH हो जाता है, तो ये कहाँ पर चला जाता है? ऐसे चला जाता है वोल्ट वाइज। इसे हम कैल्शियम क्या बोलेंगे? कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड बोलेंगे। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। ऐसे तो अब आपको निकालने आ जाएगा किस तरह से हमें
फार्मूले का निर्माण करना है, यानी केमिकल फार्मूला कैसे बनाया जाता है। उसके बाद है आणविक द्रव्यमान क्या होता है। किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संगठन परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग होता है। कह रहा है किसी भी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान, किसी भी एलिमेंट्स का मॉलिक्यूलर मास जो होता है उसके संगठक परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग होता है। उसके समस्त एलिमेंट जो होते हैं, ऑल एंड सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स, ठीक, मास यानी सभी द्रव्यमानों का योगफल के बराबर होता है। इस प्रकार का यह अणु का वह सापेक्ष द्रव्यमान होता है जिसे हम परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। इसे U से प्रदर्शित करते हैं। जैसे नाइट्रिक अम्ल का एग्जाम्पल ले लिया जाए तो नाइट्रिक अम्ल में देखिए HNO3 आया है, तो हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है। नाइट्रोजन का कितना होता है आपको अभी बताए हैं, 7 होता है, तो 7 दूना 14 हो गया। ऑक्सीजन का पता ही है कितना होता है, 8 होता है, तो इसका 16 हो जाएगा। तो सबको अब अगर आप जोड़ते हैं तो 16 तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। जल का भी ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक। तो कैसे निकाला गया है ये देखते हैं यहाँ पर। चलिए, आणविक द्रव्यमान अगर आपको निकालना है, आणविक द्रव्यमान, जैसे मान लीजिए आणविक द्रव्यमान हमें निकालना है, H2O का निकालना है, ठीक। तो हमें पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, 2 एटम्स है तो 2 का गुणा कर देंगे, H2 हो गया। और ऑक्सीजन का पता ही है, एटॉमिक मास कितना होता है, 16, तो ये 1 है तो 1 लिख देंगे यहाँ पर। तो 2 + 16 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ये इसका एटॉमिक मास आ गया, ठीक, यानी आणविक द्रव्यमान हो गया। ऐसे ही अगर आपको मान लीजिए HCl का निकालना है, तो HCl का जब निकालना है तो HCl वाले में हाइड्रोजन का 1 होता है, क्लोरीन का हमें पता है 17 होता है, तो 17 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 34। तो इसको हम 35.5 लिखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 36.5 हो जाएगा, ठीक। अगर आपको जैसे मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड लिखना है, कार्बन डाइऑक्साइड का अगर लिखना है आपको CO2 का, मान लीजिए CO2 का निकालना है, तो CO2 का निकालेंगे तो कार्बन का पता है 12 होता है, ठीक। ऑक्सीजन का आपको पता ही है 16 होता है, इस 2 का गुणा कर लेंगे, इसमें 16 दूना 32 हो जाएगा, जोड़ लेंगे ये आपका 44 हो जाएगा। इस तरह से हम आणविक द्रव्यमान निकाल सकते हैं। किसी भी एलिमेंट्स का अगर आणविक द्रव्यमान पूछता है तो हम आणविक द्रव्यमान आसानी से निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को, ठीक। तो अब हो जाएगा, अब हो जाएगा ना। ऐसे ही आप कैल्शियम क्लोराइड का निकाल सकते हैं। कैल्शियम का आपका पता ही है, क्लोरीन का पता है, कैल्शियम का 40 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है। जितने ये अणु होते हैं 2, 3, 4 लिखा रहता है, उतने का गुणा कर देते हैं, पूरा निकल जाता है और लास्ट में आपको U लिख देना रहता है। इस तरह से ये एक्सरसाइज आपका जो है समाप्त हो गया, ठीक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर करिए, ठीक। सभी लोग को साइंस है, अगला टॉपिक आपका जो है हम केमिस्ट्री का ही पढ़ाएंगे। उसके बाद फिजिक्स लेकर चलते हैं कि फिजिक्स में आपको नया टॉपिक क्या मिलेगा, ठीक। सबको पता ही है, तो चैनल से जुड़े रहेंगे। चैनल हमारा पता ही है कि यूट्यूब पे आप इस चैनल से सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा, जिसमें आपको एकेडमिक कोर्स साइंस और मैथ ही मिलेगा, ठीक। क्लास 9 से लेकर आपको 12th तक के इसमें वीडियो मिलेंगे, रिकॉर्डेड वीडियो इसमें पड़े रहते हैं। तो आप जब भी टाइम मिले आप इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे।